जी आगे सारे लोग आवाज आ रही जब करें बस। बेटा अब हम डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल फिनोल्स और ईथर्स को। लास्ट टाइम हमने फिनोल्स पढ़ा था, उसके रिएक्शन देखे थे, फिर उसके हमने आपको यूजेस बताए कि इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी लास्ट टाइप जो ईथर जिसको हम नाम देते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हमने जो डिस्कस करना है बेटा वो होगा इनका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इनका नोमेनक्लेचर है, प्रिपरेशन बनाए कैसे जाते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये डिस्कस होगा और फिर इसके रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। अब ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स को बेसिकली दो क्लासेस में हम क्लासिफाई करते हैं। एक को हम नाम देते हैं सिंपल भी, या हम इसको नाम दे देते हैं सिंपल, या हम इसको नाम देते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स का। ऐसे ईथर जिसमें जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे सेम अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होगा। या सिमेट्रिकल ईथर्स का नाम देते हैं, जिसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे हमने दो मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं। ये दो मिथाइल भी हो सकते हैं, ये दो इथाइल भी हो सकते हैं, और इसका नाम जो है वो हमारे पास होता है डाई मिथाइल ईथर्स। इसी की सेकंड टाइप है जो हमारे पास कहलाती है डाई इथाइल ईथर। इसमें भी दो सेम अल्काइल ग्रुप जो है वो हमने कनेक्ट किए होते हैं। अब ये कौन है? रोल नंबर 2। मैं इसको ज्वाइन करवा लूंगी, पहले वेट कीजिए। अब यहाँ पे जो सेकंड टाइप है उसमें दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेफ्ट साइड पे भी इथाइल है और राइट साइड पे भी इथाइल है। ये भी सिमेट्रिकल कहलाते हैं। इसकी सिंपल आइडेंटिफिकेशन ये भी होती है कि अगर आप ऑक्सीजन को दरमियान से ब्रेक करते हैं तो आपके पास दोनों जो फंक्शन पार्ट्स बनेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड पे, यानी दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे। दूसरी जो टाइप होती है उसको हम नाम देते हैं मिक्स्ड का, या हम उसको नाम देते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ये ऐसे ईथर्स हैं जिसमें आपके पास दोनों अल्काइल ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पे नीचे एक एग्जांपल है इथाइल मिथाइल ईथर्स की। एक साइड पे मिथाइल हमने कनेक्ट किया है और दूसरी साइड पे हमने इथाइल लगाया, यानी अगर आप ऑक्सीजन से ब्रेक करोगे तो लेफ्ट साइड पे एक कार्बन आएगा और राइट साइड पे हमारे पास दो कार्बन आएंगे।
ऐसे ईथर्स को हम नाम देते हैं मिक्स का या अनसिमेट्रिकल ईथर्स का। तो ये मेन टू टाइप्स ही हमारे पास। इसके बाद आता है इसका नोमेनक्लेचर, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग के लिए दो सिस्टम्स होते हैं उसी तरह से, एक जो है वो कॉमन सिस्टम कहलाता है और दूसरा जो है वो हमारे पास आईयूपैक सिस्टम कहलाता है। कॉमन सिस्टम है तो वो सिंपल, आप जो भी अल्काइल ग्रुप है आप उसका नाम लिखो और उसके बाद आप ईथर की एडिशन कर दें, तो वो कॉमन नेम कहलाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम जो है वो आपने जो अल्काइल ग्रुप हैं उसको आपने जज करना है कि कौन से अल्काइल ग्रुप जो है वो बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। जो छोटे वाला अल्काइल ग्रुप होगा ना, आप उसके साथ ऑक्सीजन को मिला दोगे। मिसाल के तौर पे अनसिमेट्रिकल में एक साइड पे मिथाइल था और दूसरी साइड पे इथाइल था, तो जो मिथाइल है, मिथाइल को आपने ऑक्सीजन दे देनी। अगर तुम मिथाइल को ऑक्सीजन दोगे तो फिर वो मेथॉक्सी बन जाएगा, मीथेन से मिथॉक्सी। इथाइल के साथ आपने ऑक्सीजन कनेक्ट कर दी तो वो इथॉक्सी बन जाएगा। अगर प्रोपाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट करते हो तो वो प्रोपॉक्सी कहलाता है। वो कहते हैं आईयूपैक नेम्स आर नॉट कॉमन। अब यहाँ पे आके क्या है कि ईथर्स के मामले में क्योंकि इसकी कंपाउंड्स की क्लास तादाद कम है, लिहाजा इसमें कॉमन नेम आईयूपैक नेम जो है वो कम चलते हैं, कॉमन नेम ज्यादा चलते हैं। जो कॉमन नेम है वो नीचे यहाँ पे उसने शो करवाए हैं। कॉमन नेम्स भी हैं और हमारे पास आईयूपैक नेम भी है। मिसाल के तौर पर पहले वाले कंपाउंड में देखिएगा दोनों मिथाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब दोनों मिथाइल ग्रुप है, लिहाजा इसका नाम जो कॉमन में आएगा वो डाई मिथाइल ईथर आ जाएगा। और अगर आपने इसी को आईयूपैक में लिखना है तो चूंकि दोनों कार्बन की तादाद बराबर है, लिहाजा आप किसी के साथ भी इस ऑक्सीजन को मिला सकते हो। मिसाल के तौर पे एक के साथ मैंने ऑक्सीजन को मिला दिया, ये मिथाइल के साथ मिलाया है तो ये बन जाएगा मीथॉक्सी। उसके बाद आपने कार्बन काउंट कर लेने, जितने कार्बन बच जाए, जितने कार्बन बच रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप अल्केन्स का नाम लिख दोगे। इसका नाम बनेगा मीथॉक्सी मीथेन, ये इसका आईयूपैक नेम होगा। और कॉमन नेम में आपने जो अल्काइल ग्रुप है वो नेमिंग करनी है और आपने एंड पे उसके ईथर का इजाफा कर देना है। अगले में देखिएगा ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक साइड पे मिथाइल है और एक साइड पे इथाइल है। तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग जो है आप दोनों अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो और उसके बाद आप ऑक्सीजन का इजाफा करते हैं। एक मिथाइल है और दूसरा आपके पास इथाइल है और ऑक्सीजन। अब इसमें ये लाजमी भी नहीं है कि आपने अल्फाबेटिकली उसको फॉलो करना है, क्योंकि देखिए इसमें मिथाइल पहले लिखा हुआ है और इथाइल बाद में, क्योंकि ये कॉमन नेमिंग है, इसमें कोई रूल्स नहीं है। तो आप इथाइल मिथाइल ईथर भी लिख सकते हो और मिथाइल इथाइल ईथर भी लिख सकते हो। अलबत्ता आईयूपैक में जो देखें जहाँ पे कार्बन की तादाद कम है उसको ऑक्सीजन डोनेट करना है। राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन है। अब राइट साइड पे 2 कार्बन है और लेफ्ट साइड पे 1 कार्बन है। जहाँ पे 1 कार्बन है उसके साथ आपने ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देना है, तो ये उसी तरह से मीथॉक्सी बन गया। उसके बाद जितने कार्बन बच रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 कार्बन बच रहे हैं, तो 2 कार्बन वाले को हम इथेन का नाम देते हैं, लिहाजा इसका नाम हो गया मीथॉक्सी इथेन। अब नेक्स्ट में देखिएगा फिर दोनों कार्बन बराबर हैं दोनों साइडों पे, जिसके साथ मर्जी आप ऑक्सीजन कनेक्ट कर दें, तो वो इथाइल ग्रुप है तो इथाइल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इथॉक्सी। और उसके बाद जो है वो 2 ही कार्बन बच रहे हैं, लिहाजा इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। और अगर हमने कॉमन नेमिंग करनी है तो 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लिहाजा डाई इथाइल ईथर जो है वो इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट में फिर नंबर 4 पे जो है एक साइड पे 3 कार्बन है और एक साइड पे 2 कार्बन है। रोल नंबर 2 ने अभी ज्वाइन किया, रोल नंबर 2 बताएगा कि किस कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। रोल नंबर 2।
रोल नंबर 2 को आवाज आ रही है? रोल नंबर 1 है जी? जी सर। रोल नंबर 1 बेटा बताएंगे, ये जो लास्ट नंबर 4 पे है इसको क्या लिखना है? जी सर। बेटा जी नंबर 4 पे है, इसका नाम क्या बनेगा? लिखा भी हुआ है। सर दिए तो हैं इनके नेम। बता दें कौन सा लिख कर दिया हुआ है। ये नंबर 4 है। सर चाहे इथाइल पहले लिख लो या प्रोपाइल। नहीं, इथाइल एंड प्रोपाइल जो है इसका। इसको आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं? नो सर। क्यों? आइसो कब लिखना है? सर जब ब्रांच होगी इसके साथ कोई ब्रांच बनाएंगे तब लिखेंगे ना, अब तो स्ट्रेट चाइमेन। तो ब्रांच अगर ना भी हो तो इसका अगर लिखना हो तो कैसे होगा? बेटा अगर ये अगर ब्रांच ना भी हो। कार्बन नंबर 2 से कनेक्ट हो जाए ना ऑक्सीजन, तो फिर आइसो बोलेंगे इसको। जब भी प्रोपाइल जी ग्रुप सर। कार्बन नंबर 1 से कनेक्ट होगा तो वो एन कहलाएगा, जब 2 से कनेक्ट होगा तो वो आइसो कहलाएगा। अब इसमें इसी इथाइल के साथ आप ऑक्सीजन मिला देते हो, ये इथॉक्सी बन जाएगा, और एंड पे आपने 3 कार्बन बचते हैं, लिहाजा प्रोपेन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लास्ट वाला है, एक साइड पे एक कार्बन है, लिहाजा उसको ऑक्सीजन मिलेगा, ये मीथॉक्सी बन जाएगा, और साथ में C6H5 जो है ये बेंजीन होती है, लिहाजा इसका आयुपैक नेम बनेगा मीथॉक्सी बेंजीन। यहाँ आप इसे लिख सकते हो मीथाइल फिनाइल ईथर। तो ये इसकी नेमिंग थी। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को बनाते कैसे हैं, इसके दो मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में। ईथर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स ईथर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनको अल्कोहल से प्रिपेयर किया जाता है, या तो डायरेक्टली प्रिपेयर कर लेते हैं या इनडायरेक्टली जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। यूजली दे आर obtained by the following methods। फॉलोइंग मेथड्स हम हासिल करते हैं। कौन कौन से हैं? एक कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस, एक आपके पास कहलाता है अल्काइल हेलाइड्स के मेथड से। अब बाय नेम रिएक्शन में ये भी एक एडिशन कर लीजिएगा जिसको हम विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। इससे पहले आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा हुआ है, वुड्स फिटेज पढ़ा हुआ है, आपने अल्काइल अराइल पढ़े हुए हैं। जो बाय नेम रिएक्शन पढ़े थे उसमें आप ये भी शामिल कर लें। पहला आता है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और अल्कोहल्स आर रिएक्टेड विद मेटालिक सोडियम। पहले आप उसे सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो सोडियम कोई भी मेटल हो उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, लिहाजा जब ये रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव करेगी, और जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है वहाँ पे सोडियम अटैच हो जाती है। अब आपने ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दिया और उसके साथ जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर तो फिनाइल होता तो ये फिनॉक्साइड बनना था, जैसे फिनोल में बनता था, लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का, लिहाजा इसका नाम होगा अल्क ऑक्साइड। अब अल्क जो है वो एक जनरल नेम है कोई भी अल्काइल ग्रुप के लिए। अब चूंकि यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है लिहाजा इसका नाम होगा एथॉक्साइड, सोडियम एथ ऑक्साइड। दिस अल्कोक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उठाए हुए हैं। अब ऑक्सीजन के पास अपने भी दो लोन पेयर थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन का भी उठा लिया, तो इसके साथ दो ग्रुप ऐसे लगे, एक सोडियम है और दूसरा इथाइल है। अब सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। इधर से इथाइल ग्रुप ऐसा होता है जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, लिहाजा ये दोनों ग्रुप ऑक्सीजन को बूस्ट अप करेंगे ताकि वो अपना जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है वो किसी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसको इन्हांस कर देते हैं, उसको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड readily react with alkyl halide to produce an ether। लिहाजा जब आप इसे अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो Br जो है ये पार्शियल नेगेटिव है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। अलबत्ता जो अल्काइल ग्रुप है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, लिहाजा उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ऑक्सीजन जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है वो हैंड ओवर करेगा इस कार्बन का। कार्बन को जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, लिहाजा ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ पे इसने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है ये शिफ्ट कर देगा मुकम्मल तौर पे Br के पास। लिहाजा Br जो है वो यहाँ पे मुकम्मल नेगेटिव हो जाएगा। सोडियम ऑलरेडी भी मुकम्मल पॉजिटिव था, लिहाजा ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये आयनिक बॉन्ड बना देंगे।
इन दोनों में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और ये इथाइल ग्रुप जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ईथर बन जाएगा जिसका नाम है डाई इथाइल ईथर। अगर हम आईयूपैक में इसकी नेमिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इथॉक्सी ईथेन। सेकंड मेथड जहां से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं वो है कि आप अल्काइल हेलाइड्स हैं उनको हीटेड किया जाता है विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तब भी हम ईथर्स बना सकते हैं। इसमें अल्काइल हेलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं जिसमें इथाइल ब्रोमाइड है, इसको रिएक्शन करवाया जाता है सिल्वर के साथ। अब यहाँ पे दो सिल्वर है और यहाँ से दो Br जो है वो उसको अटैच होंगे, ये दोनों मिलकर बना देंगे 2AgBr। जहाँ से आपने Br को रिमूव किया है वहाँ पे आके ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और दोनों इथाइल को कनेक्ट करेगी। ये सेकंड मेथड है जिससे आप ईथर बना सकते हो। ये हमारे पास है डाई इथाइल ईथर। अब ईथर जो है वो बाजारी तौर पे कैसे होते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ईथर्स आर वोलेटाइल लिक्विड, हाईली रिएक्टिव क्लास है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है वो इसकी वेपराइजेशन पे भी डिपेंड करती है। जितनी आसानी से वो वेपर्स बनाएगा उतनी आसानी से वो रिएक्ट करेगा, उसकी इग्निशन पावर भी ज़्यादा होगी। और वोलेटिलिटी जो है वो डिपेंड करती है बॉइलिंग पॉइंट्स पे। वही चीज़ें ज़्यादा वेपर्स बनाती हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं। ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल लिक्विड, हाईली इनफ्लेमेबल, और ये फौरी तौर पे आग को भी पकड़ लेते हैं विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ज़्यादा ये कंबस्टेबल होते हैं। दे आर स्लाइटली soluble इन वाटर बट फ्रीली soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर में ये कुछ रेशो में soluble है क्योंकि ऑक्सीजन जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। इस थोड़ी सी पोलैरिटी की वजह से ये कुछ हद तक वाटर में soluble हो जाते हैं, लेकिन चूंकि पोलर पार्ट कम है और नॉन पोलर पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दो आपने नॉन पोलर पार्ट लगाए हुए हैं इथाइल, इसके बाद जो अगला ईथर आएगा उसमें नॉन पोलर पार्ट ने और मजबूत हो जाना है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ने और कम हो जाना। अगर लोअर अल्कोहल कुछ हद तक ईथर्स कुछ हद तक सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन जो हायर ईथर्स हैं वो सॉल्युबल नहीं होते, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होंगे। ईथर्स मॉलिक्यूल डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन अनदर, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते क्योंकि बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं, बट शो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, लेकिन वाटर के साथ कुछ हद तक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ड्यू टू विच दे आर स्लाइटली soluble इन वाटर, जिसकी वजह से ये वाटर में soluble है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इसकी हाइड्रोजन solubility की। इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी है, बहुत कम है जो ये इनर्ट सॉल्वेंट्स में आते हैं, ऐसे ही सॉल्वेंट जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ईथर्स आर कंपैरेटिवली इनर्ट सब्सटेंसेस, बाकी कंपाउंड्स के मुकाबले में इनर्ट है। दो कंपाउंड अभी तक आए हैं जो हाईली इनर्ट कहलाते हैं, उसमें एक आपके पास अल्केन्स आ जाते हैं। उसकी रीजन होती है कि उसमें तमाम के तमाम नॉन पोलर बॉन्ड है, तमाम के तमाम जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम है। और दूसरे हमारे पास ईथर्स हैं, ये भी इनर्ट सब्सटेंसेस हैं। द रिएजेंट्स लाइक एमोनिया, alkalis, dilute acids and metallic sodium have no action on ethers in cold state. कोल्ड स्टेट में ये इसके साथ रिएक्शन करते नहीं है, चाहे वो अमोनिया हो, एसिड्स हो या बेस हो या मेटालिक सोडियम। दे आर नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इसलिए, ना ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जल रिएक्ट करते हैं। हाउएवर ईथर शो सम रिएक्शंस, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो ईथर शो करते हैं। मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन है विद हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। जब आप ईथर्स का रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो जो आपने यहाँ से H रिमूव किया होता है वो इसको वापस मिल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल्स के अंदर, विच कैन रिएक्ट फर्दर टू गिव अल्काइल आयोडाइड्स। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डाई इथाइल ईथर है, हमने इसको रिएक्शन करवा दिया है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट किया जाएगा हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो एक वक्त में एक ही इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, लिहाजा वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोडीन के हैंड ओवर करेगा। अब चूंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लिहाजा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आयोडीन पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, लिहाजा वो नेगेटिव हो जाएगा।
जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये क्या करता है कि ये इथाइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ से रिमूव कर देता है। अब ऑक्सीजन ने अपनी डेफिशिएंसी पूरी करनी है, लिहाजा ये इथाइल के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ उठाएगा और यहाँ से इथाइल को पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव करेगा। जब इथाइल पॉजिटिव होगा तो इसे आयोडीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लिहाजा आयोडीन के भी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है वो कंज्यूम हो जाएंगे और जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाएगी। लिहाजा हम इससे अल्कोहल बना लेते हैं और प्लस जो है वो अल्काइल आयोडाइड जो है वो भी बन सकते हैं। लिहाजा इस मेथड में हम अल्काइल आयोडाइड भी बना सकते हैं। इससे पहले जो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में वहाँ पे भी आयोडाइड हम इनडायरेक्टली बनाते थे, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा। अब ये रिएक्शन यहाँ पे गलत एंटर हुआ। दूसरा होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन। वो आप बुक से देख लीजिए, नहीं तो मैं इसमें करेक्शन करके ना आपको सेंड कर देता हूँ। ये लास्ट पे आते हैं यूजेस। ईथर्स को हम यूज कहाँ पे करते हैं? ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ स्वीट स्मेल एट रूम टेम्परेचर। इनकी स्वीट स्मेल होती है और ये रूम टेम्परेचर पे they are colorless and evaporate quickly when exposed to air। स्वीट स्मेल रखते हैं, कलरलेस होते हैं और इजीली तौर पे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये जितने भी it is flammable and hence catches fire very easily and therefore should be handled with। एक सेकंड की मैं इसकी जरा एनिमेशन रिमूव कर लूँ, फिर मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ। तो ईथर जो है वो स्वीट स्मेल है और ये वेपराइज हो जाते हैं और इजीली फायर कैच करते हैं, लिहाजा इसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, आग के करीब इसको नहीं रखना चाहिए। बीइंग फ्लेमेबल एंड वोलेटाइल इट इज यूज्ड इन कोल्ड वेदर टू स्टार्ट डीजल और पेट्रोल इंजन। इट आल्सो यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। वो कहते हैं कि जो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन सर्दियों के अंदर ठंडे हो जाते हैं और वहाँ पे पेट्रोल जो है वो जल्दी बर्न नहीं होता, तो वहाँ पे हम इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के अंदर गाड़ियाँ जल्दी स्टार्ट नहीं हो जाती, वो ठंडी हो जाती हैं क्योंकि जो मोबिलाइल होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है लो टेम्परेचर होने पे, तो जो इंजन पार्ट्स हैं वो इजीली फ्लो नहीं करते, मूव नहीं करते,
तो वहाँ पे हम इसको एज ए फ्यूल यूज़ करके उसको स्टार्ट कर लेते हैं। जब वो हीटअप हो जाता है तो उसके बाद जो है हम पेट्रोल पे कर देते हैं। Ethers are used as an antiseptic in order to prevent infection when an injection is administered into the body. कहते हैं ये एंटीसेप्टिक के तौर पे यानी जर्म्स वगैरह को किल करने के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। A cotton ball is dipped in ether and skin is disinfected before an injection is allowed to pierce the skin. तो कहते हैं जी वो जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले कॉटन की मदद से लगाता है, वो बेसिकली यही होते हैं ईथर्स, ताकि वो जर्म्स वगैरह वहाँ से रिमूव हो जाएं और उसके बाद जो है वो इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट करते हैं। डाइथाइल ईथर इज यूज एज एन एनेस्थेटिक इन हॉस्पिटल। इसको एनेस्थीसिया बेहोशी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एनेस्थेटिक हेल्प इन मेकिंग पीपल गो टू स्लीप और बिकम अनकॉन्शियस ड्यूरिंग सर्जरी। जो जहाँ पे ऑपरेशन करना होता है वहाँ भी इसको एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। या बाज़ का होता है कि पेशेंट जो है वो क्या होता है कि शॉक में चला जाता है, शॉक लग जाता है उसे, या उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम उसको ये इंजेक्शन देते हैं ताकि वो कुछ देर तक नींद जो है वो पूरी कर सके और नॉर्मल हो सके। द डिस्कवरी ऑफ ईथर अलाउड फिजिशियन टू यूज मोर रिफाइंड टेक्निक्स ऑफ सर्जरी एंड मेडिकेशन। दे गॉट अ बेटर आइडिया ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, but due to flammable nature of ether it has now been replaced with safer alternative। लेकिन कहते हैं अब जो है इसको हम एनेस्थीसिया के तौर पर कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। Since diethyl ether can be used as an anesthetic, it is an appealing recreational drug. It is basically a controlled substance and can be inhaled by the user to induce euphoria and sedation. But overdose of diethyl ether can cause respiratory paralysis and also result in death. अब बेसिकली ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लिहाजा जहाँ जब हम इसको एक्सेस अमाउंट में इनहेल करते हैं तो ये हमें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का अमल है, उसको तबाह कर सकता है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो डेथ भी हो सकती है। वो तो हर सॉल्वेंट के लिए ही हम ये बात कहते हैं कि जब भी आप उसकी एक लिमिट से ज़्यादा डोज जो है वो इनहेल करोगे तो वो डेंजरस है। लिहाजा इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं एनेस्थीसिया के तौर पे, डिसइंफेक्टिंग के तौर पे, और इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। ये थे ईथर्स के यूजेस। और यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, शाबाश, क्योंकि उसके बाद टाइम भी ख़त्म हो रहा है। हाँ जी, किसी का भी क्वेश्चन हो जी? सर वो जो इंजेक्शन के बाद सर वो कॉटन के साथ जो थोड़ा सा वेट करके उसको लगाया जाता है वो भी ईथर होता है? वो भी ईथर होता है जिसको आप स्पिरिट बोलते हैं। यस सर। हाँ जी, वो भी वो एंटीसेप्टिक होता है ना, जर्म्स को रिमूव करते हैं वहाँ से। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये इसको मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में, यही है सर जी प्रेजेंटेशन सारी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन किसी और का? ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।